हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी लोग ठीक होंगे। मैं भीम माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें संसाधन का अर्थ, जल संसाधन का अर्थ, ठीक है, और जल स्तर, सभी पॉइंट्स लगभग पढ़े थे। ठीक है, उसी के आगे फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो से आपको कुछ और बताते हैं, इसी पे आगे चर्चा करते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है, जल संबंधित आंकड़े एवं तथ्य। कौन सा है? जल संबंधित आंकड़े, जल संबंधित आंकड़े एवं तथ्य। ठीक, जल संबंधित आंकड़े एवं तथ्य। ठीक है, आपको हमने शुरू में कुछ पॉइंट बताए थे कि जो हमारे जल के आंकड़े हैं कैसे हैं। अगर हम विश्व की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2003 के अनुसार, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट है, परिषद है, उसने एक रिपोर्ट 2003 में प्रस्तुत की थी। उसमें कुल बताया था कि विश्व में, आपको कल ये पॉइंट बता चुके हैं पिछले क्लास में, विश्व में कुल जल का, ठीक है, लगभग कुल आयतन का 97.5% जल, ठीक है, कैसा है? लवणीय है। ठीक है, महासागरों में पाया जाता है। आपको कल बताया था, आज विस्तार से उसी को बता रहे हैं, लवणीय है। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं? महासागरीय जल है। ठीक है, महासागरीय जल है। ठीक, जिसके अतिरिक्त बचा हुआ जो जल है हमारा कैसा है? अलवणीय, जिसे हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, पीने योग्य बोलते हैं। तो कितना है? 2.5%। ठीक है, 2.5% जल कैसा है? अलवणीय है, या इसी को बोलते हैं फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर। तो पीने योग्य कितना जल कितना है? 2.5% पीने योग्य है, लेकिन हमें मिलता कितना? इसमें और अधिक चर्चा करते हैं। इसी की जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र जल विकास परिषद की, इसने बताया कि विश्व में अलवणीय जल का लगभग, इसी का लगभग 70% भाग, 70% भाग कहां पर? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों के रूप में जमा है। बर्फ की चादरों के रूप में जमा है। तो अगर हम इसका बात कर लेते हैं, जो हमारा बचा कितना है? 30%। ठीक है, 2.5 का 30, 2.5% का 30% जल हमें भौम जल, जलभृत के रूप में पाया जाता है, जिसका हम उपयोग अपने पीने में करते हैं। ये यहाँ पे बात किसकी हो रही है? विश्व की। ठीक है, तो विश्व में 2.5% का 30% जल ही पाया जाता है जो पीने योग्य है। इसके बाद हम बात करते हैं तो भारत में जो वैश्विक वर्षण, ठीक है, वर्षा एवं हिमपात। वर्षा और हिमपात आपको बताया था, वर्षा और हिमपात में क्या अंतर है बताया था, एक बार फिर से सुन लीजिए। वर्षा क्या होती है? वर्षा जो होती है जल के रूप में, बादलों से जल के रूप में पृथ्वी पर आना, बूंदों का पृथ्वी पर आना क्या कहलाता है? वर्षा। लेकिन हिमपात क्या होता है? हिमपात क्या होता है? हिमपात बादलों से पृथ्वी पर बर्फ के रूप में बारिश होना या वर्षा होना, बर्फ के रूप में जल का आना क्या कहलाता है? हिमपात कहलाता है। यह अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। किसमें होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में होता। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हम बात करते हैं। तो इसी के अगर वैश्विक वर्षण में बात करते हैं तो विश्व में हमारे यहाँ वर्षा कितनी होती है? लगभग 4%। ठीक है, वर्षा या हिमपात को अगर टोटल काउंट करते हैं तो कितनी होती है? 4% होती है। कितनी? 4% वर्षा ही हमें मिलती है, हमारे देश से प्राप्त होती है। जिसके दृष्टिकोण से अगर देखें तो प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का
133वां स्थान है। कितना है? 133वां। ठीक है, अगर स्थान बात कर लेते हैं इसकी उपलब्धता के आधार पर तो 133वां स्थान है। ठीक है, ये बहुत अच्छा नहीं है, संतोषजनक भी नहीं है। ठीक है, तो इस पे हमें और कार्य करने की जरूरत है, जल को बचाए रखने बनाए रखने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन, ठीक है, 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित हैं। ठीक है, यह आशंका है कि वर्ष 2025 तक भारत का एक बड़ा भाग जल के अभाव से ग्रसित होगा। जल के अभाव से ग्रसित होगा, क्योंकि आपको पता है कि जल की जो मांग है निरंतर बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ रही है, चाहे फैक्ट्री के लिए हो, चाहे कारखाने के लिए हो, चाहे अपने उपयोग के लिए हो, सभी में सभी क्या हो रहा है, उसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जल की पूर्णता। क्योंकि जल ऐसा है, नवीकरण कैसे तो हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग अगर हमने एक बार उपयोग कर लिया तो उसका दोबारा उपयोग किसी अन्य रूप में कर सकते हैं, लेकिन उसी रूप में जिस उपयोग हमने उपयोग किया था उस उपयोग में नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद इसके अगला पॉइंट हमारा आता है जल दुर्लभता। ठीक है, जल दुर्लभता। जल दुर्लभ। ठीक है, दुर्लभता क्या होती है? दुर्लभ जानते हैं आप क्या होता है? जहां पे कमी हो। ठीक है, तो जल दुर्लभता का तात्पर्य यह है कि जल की मांग की तुलना में जल की मात्रा क्या हो, कम होना। मांग ज्यादा हो और पूर्ति कम हो, इसी को क्या बोलते हैं, दुर्लभता। ठीक है, लेकिन अब बात यहाँ पे जल की हो रही, तो जल की मांग क्या है, अधिक है, मांग ज्यादा है, पूर्ति कम हो रही, इसीलिए क्या बोलते हैं, दुर्लभता। अगर हमें जरूरत है, हमें नहीं मिल रहा है, तो क्या है, वो चीज हमारे लिए तो दुर्लभ ही है ना। ठीक है, तो इसीलिए जल दुर्लभता। क्लियर? इसका अगर हम बात करते हैं, स्थिति जिसमें एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल नहीं है। कभी कभी इसकी पर्याप्तता जरूर उतनी भी नहीं होती कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रभाव रूप से कार्य कर सके। ठीक है, जल की कमी मौसम और वार्षिक वर्षा में भिन्नता के कारण होती है। ठीक है, आपको बताया कि जो वर्षा है बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है, डिसबैलेंस, इसमें बैलेंस नहीं हो पाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? इसके बाद हम बात करें जलाभाव अथवा जल की कमी के क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जल की कमी से या जलाभाव से में क्या कारण है जिससे हमारा जल क्या है, हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, हमारा कोई विशेष क्षेत्र क्या हो रहा है, जल की कमी के कारण ग्रसित है। तो जलाभाव या जल की कमी का कारण, जल की कमी का कारण। ठीक, क्या कारण है कि जलाभाव हो रहा है, जल की कमी महसूस हो रही है? तो अगर हम बात कर लें, स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे फाल्कन मार्क। कौन थे? फाल्कन मार्क। ठीक है, इनका नाम थोड़ा ध्यान दे लेंगे, फाल्कन मार्क। ठीक है, विशेषज्ञ थे स्वीडन के, ठीक है, स्वीडन के विशेषज्ञ थे फाल्कन मार्क अनुसार इनके जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है। जल की कमी के कारण ही जल दुर्लभता आती है। ठीक है, इसके वर्तमान अगर परिदृश्य में इसके कई कारक उत्तरदायी हैं। जैसे पहला है अधिकांश जल की कमी अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। वितरण आपको बताया था पिछले क्लास में कि वितरण क्या होता है, समान वितरण, बराबर बराबर या नवारना, किसी के लिए अच्छा है, किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा तो सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है, दूसरे क्षेत्र में नहीं तो वहां पर उपयोग बहुत कम हो रहा है। तो अगर समान वितरण हो तो सबके लिए जल उपलब्ध हो जाएगा। अगला पॉइंट बात करते हैं तो अत्यधिक जनसंख्या के कारण जल की कमी हो रही है। अत्यधिक जल
जनसंख्या जब बढ़ रही है तो सबके लिए जल एक जीवन है, जल ही जीवन है, ये भी बोला जाता है। तो जल सबके लिए जरूरी है, इसलिए इसकी भी कमी महसूस हो रही है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए कृषि को बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि अगर कृषि नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी तो भोजन नहीं मिलेगा। तो भोजन को भी बनाए रखने के लिए सबसे पहले जल की जरूरत पड़ती है। तो इससे भी हमारे क्या होता है, सिंचाई अधिक हो रही है, जिससे भी जल में कमी आ रही है, भूमि जल में कमी आ रही है। इसके बाद अगर हम बात कर ले, बढ़ता औद्योगिकीकरण और शहरीकरण भी जल की कमी के लिए जिम्मेदार है। बहुत से उद्योग भारी मात्रा में विभिन्न कार्यों के लिए जल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जल का उपयोग करते हैं, लेकिन उनसे जो पदार्थ निकलता है, अपशिष्ट निकलता है, वो बहुत पूरी तरह दूषित होता है, रासायनिक होता है, जिसका उपयोग किसी प्रकार से किसी भी उद्योग या किसी भी नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लें, अगर इसी में बात करते हैं तो पन बिजली, विद्युत, ठीक है, सब इसी के कारण है। क्लियर? ठीक। तो अगर इसकी बात कर लें तो जो हमारे शहर हैं इनमें सबसे ज़्यादा हमें बिजली की भी जरूरत पड़ती है। तो बिजली कहाँ से बनाई जाती है? जल के द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक है, जिससे भी जल की कमी महसूस हो रही है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर बात कर लें, जल प्रदूषण भी जल का कमी का मुख्य कारण है, क्योंकि कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर मांगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल है, लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थों से, रासायनिक पदार्थ, केमिकल से उसमें सब मिले हुए हैं। इसलिए वो जल कैसा है? दूषित है। जल मौजूद है लेकिन कैसा है? दूषित है, इसलिए उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लें, एक द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSE 1999 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं का मतलब क्या है? उसका जल हम अपने खाने पीने में उपयोग नहीं कर सकते हैं। शुद्ध का मतलब यही होता है। और जो इससे छोटी नदियां, ये तो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, जो इससे छोटी भारत में नदियां हैं, इन नदियां जहरीली नालाओं में परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि कारखानों का जल इन्हीं में गिरता है, जिससे क्या हो रहा है? ये छोटी नदियां जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो जल संसाधन का प्रबंधन। कैसे हम इसका क्या करेंगे? प्रबंधन करेंगे। तो जल संसाधन को प्रबंधन करने की, प्रबंधन का मतलब क्या होता है? इसको हम कैसे बनाए रखेंगे, तो बात कर लेते हैं। जल संसाधन प्रबंधन। ठीक है, जल संसाधन का प्रबंधन। तो जल की कमी को कम करने के लिए प्राचीन समय से जल को अनेक प्रकार से संरक्षित किया जा रहा था। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर ले, इसी प्रकार आधुनिक समय में भी इसी समस्या को कम करने के लिए बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को शुरू किया गया है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है? ठीक है, तो बात कर लेते हैं बहुउद्देशीय, सीधे इसी पे पॉइंट पे आ जाते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना। ठीक है, अब इसी के अर्थ से भी आप समझ सकते हैं, बहु मतलब क्या होता है? बहुत। उद्देश्य एक ऐसी परियोजना, मतलब जानते हैं कार्यक्रम, कोई ऐसा टारगेट, ऐसी परियोजना जिसका वो उद्देश्य क्या हो? बहुत हो, जिसके एक ही कार्य हम एक करें, उससे लाभ हमें एक से अधिक हो जाए, बहुउद्देशीय हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। ठीक है, परियोजनाएं क्या हैं? ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्वतंत्रता के पश्चात शुरू किया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य नदी के जल को संग्रहित करके जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन विकसित करना है। समझ में आया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं, इनको जल, इनमें बांध बनाकर इसके जल को संग्रहित किया जाए और इससे हमें जल संसाधनों की पूर्ति की जाए। ठीक, इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
ने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर, ठीक है, आधुनिक भारत के मंदिर, ये पॉइंट 1 नंबर में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। आधुनिक भारत के मंदिर, ठीक, आधुनिक भारत के मंदिर, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें हम एक तुरंत क्वेश्चन भी बोल देते हैं। आपसे एक लाइन अगर 1 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। ऑप्शन दे देगा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वगैरह 1-2 ऑप्शन और रख देगा, ठीक है। इंदिरा गांधी, जो भी उस समय के कुछ पद पे रहे होंगे, कृषि मंत्री रहे होंगे, सिंचाई मंत्री रहे होंगे, उनको वहां पे नाम दे। लेकिन इसको कहा किसने था, पंडित जवाहर लाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो इन्होंने क्या कहा था, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उनका मानना क्या था कि बहुउद्देशीय परियोजना के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था का समन्वित रूप से विकास करेगी, ठीक है, क्या करेगी, विकास। क्योंकि उस समय अगर बात कर ले 1950 के आसपास की बात कर ले, तो उस समय 1947 में देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो उस समय क्या था, सबसे ज़्यादा क्या जो अर्थव्यवस्था चलाई जा सकती थी, देश को चलाया जा सकता था, वो एक ऐसा क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र ही था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि शहर कुछ ही थे। आज आप देखते कि हर जगह जैसे 10-20 किलोमीटर हम जाते हैं तो हमें एक बड़ा सा शहर मिल जाता है, लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब गांव ही थे। जो आज शहर बने हुए तब वो बड़े बड़े कस्बे थे, गांव थे, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि अगर इसको अर्थव्यवस्था को चलाना है तो पूरी तरह से हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था उस समय और आज भी आपको पता है कि भारत कैसा है, कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश को बनाए रखने के लिए इन्होंने इन परियोजनाओं को स्टार्ट किया, शुरू किया, जिससे आज हम लगभग विकास की ओर बढ़ रहे हैं और निरंतर इस पर कार्यरत हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजना के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं। अगली हमारी हेडिंग है बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य। बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य, क्या उद्देश्य, बहुउद्देशीय परियोजना के क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें सर्वप्रथम तो हम प्राथमिक उद्देश्य को शामिल करते हैं। प्राथमिक उद्देश्य हमारी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है। विद्युत पहला हमारा जो इसका उद्देश्य था, क्या था, विद्युत, क्योंकि विद्युत के बिना, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। क्यों, क्योंकि उस समय जब देश आजाद हुआ था तो उस समय जो विद्युत मिल रही थी गिने चुने शहरों में मिल रही थी, लेकिन आज हम देखते हैं एक छोटे से छोटे गांव में भी बिजली है, ठीक है, वहां तक बिजली पहुंची है। तो इसका उद्देश्य क्या था कि पहुंची कैसे, जब बिजली बनी होगी तभी तो पहुंचेगी, ठीक है। तो बनी कहां से, ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत ही बनाई गई, ठीक है। तो अगर हम इस पे थोड़ी सी चर्चा कर ले तो 2005 और 6 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इन परियोजनाओं से 30,000, कितना, 30,000 मेगावाट, ठीक है, मेगावाट, ठीक है, मेगावाट की विद्युत उत्पादन हुआ। मार्च 2000 में 37,000 था, ठीक है।
भारत इस माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 22% भाग प्राप्त कर लेता है। क्लियर। दूसरा, इसी से अगला पॉइंट हमारा है मृदा संरक्षण। दूसरा पॉइंट इसी का है मृदा संरक्षण। मृदा का संरक्षण कैसे हुआ? तो ये परियोजना नदी के पानी को गति को क्या करती है? धीमा करती है। क्योंकि अगर नदियां हैं, ठीक है, नदियों में बांध बना दिया गया तो ये जो आगे इसका बांध के पास तो इसका जल स्थिर होगा। यहीं पर इसको क्या किया जाता है? टरबाइन और अन्य इलेक्ट्रिक से यहां पर ही बिजली बनाई जा सकती है। इस क्षेत्र को इसको झील के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद जो इसके आगे का जल है, यहां पे बाढ़ की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। यहां पर ही इसका जो जल की गति है क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। ये किस पे सुधार करेगा? मृदा पे। मृदा का कटाव बहुत कम होगा, अपरदन बहुत कम होगा। ठीक है। इसके बाद बाढ़ नियंत्रण आपको बता दिया क्या करेगा। ये परियोजनाएं अपने जलाशयों में अतिरिक्त पानी जमा करके बाढ़ को नियंत्रित करेंगी। चाहे जितनी बारिश हो जाए, ये बाढ़ को, यहाँ पर तो पानी रहेगा, लेकिन ये आगे जो क्षेत्र हैं, इनके आगे जो रहने वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, आवासीय क्षेत्र है, वहाँ पर जलस्तर बहुत कम रहेगा, मतलब बाढ़ की संभावना बहुत कम होती है। इसके बाद सिंचाई। शुष्क मौसम में इन परियोजनाओं से, ठीक है, शुष्क मौसम मतलब गर्मी में जो फसलें होती हैं, सूखी हुई फसलें, सूखे क्षेत्रों में यहीं से ही क्या होती है? नहरें निकाल दी जाती हैं और उन क्षेत्रों में जल पहुंचाया जाता है जहां पे इसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद वृक्षारोपण। ठीक है, जलाशयों के आसपास प्राकृतिक परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए क्या होता है? वन्यजीव को संरक्षित करने के लिए पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, वृक्षारोपण कर दिया जाता है, जिससे वहां की वातानुकूलित बनी रहती है, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। इसके बाद मत्स्यन। ठीक है, अगला पॉइंट सीखा है मत्स्यन। ठीक है, ये जो झील हमारी बन जाती है, इसमें बहुत सारे जो वहां के ग्रामवासी होते हैं या आसपास रहने वाले होते हैं, यहीं पर ही क्या करते हैं? मछली पालन भी करते हैं, मत्स्य पालन भी करते हैं, जिससे उनकी आजीविका, ठीक है, उनकी जीविका चलती रहती है, उनकी रोजी रोटी चलती रहती है। और ये परियोजना क्या होती है? मछली के प्रजनन के लिए नियंत्रित परिस्थितियां होती हैं। इससे क्या होता है? बेनिफिट क्या है? क्योंकि मछलियां कैसी होती है? मछली जब स्थिर होंगी तभी उनकी जनसंख्या बढ़ सकती है। बहते जल में बहुत कम, क्योंकि आपको पता है समुद्रों में मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं, जबकि नदियों में बहुत कम। क्यों? ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि समुद्र का जल स्थिर होता है जबकि नदियों का जल बहता हुआ होता है। तो बहते हुए जल में प्रजनन स्थिति उतनी बेहतर नहीं हो पाती है, जिससे वहां पे वो अपने अंडे दे सकें। ठीक है, लेकिन जो स्थिर जल होता है वहां पर आप आसानी से मत्स्य पालन को बनाए रख सकते हैं, प्रजनन कर सकती हैं और अधिक से अधिक उत्पादन कर सकती हैं। इसके बाद जल परिवहन। इन परियोजनाओं में मुख्य नदी के साथ साथ संबंधित नहरों के माध्यम से अंतर्देशीय जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, आपको बताया भी है कि नदियों द्वारा जल परिवहन स्टार्ट किया गया है। तो इससे क्या होता है? नहरों से अंतर्देशीय, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, एक जिले से दूसरे जिले में जाना है, इससे हम आसानी से जा सकते हैं, भार वाहक सामान ले जा सकते हैं। इसके बाद पर्यटन, आपको पहले बता दिया। पर्यटन जो हमारा बांध बनाया जाता है, इसके पास झील बन जाती है, यहाँ पे आवासीय क्षेत्र हो जाते हैं, तो ये एक ऐसा, क्योंकि वृक्षारोपण भी होता है, यहाँ सिंचाई भी होती है, मत्स्य पालन भी होता है, तो एक हमारा क्या बन जाता है? पर्यटक स्थल भी बन जाता है, जिससे हमारी आय, वहाँ के लोगों को उनकी जीविका के लिए बहुत सारे उपयोग मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे फिर और पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा और स्पीड में ले लेंगे, आप लोग जैसा बोलेंगे और स्लो बोलेंगे तो स्लो में। ठीक है, तो अगर वीडियो हमारे क्लासेस अच्छी लग रही है तो इनको शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और आप जरूर जुड़िए, क्योंकि अब समय आ गया है कोरोना वायरस वैश्विक महामारी जो भारत में एक तेज प्रकोप ला रही है। ठीक है, बढ़ता प्रकोप इसको देखने को मिल रहा है। लगभग केस निरंतर 20,000 से लेकर 30,000 तक प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इससे आप लोग सावधान रहिए, आपको हर चीज़ बताया गया है, जागरूक रहिए। ठीक है,
डरने की जरूरत नहीं है, इसका सामना करने की जरूरत है। ठीक है, और ये क्लासेस हैं सबको पहुंचाइए, सबसे जोड़िए, और कोई समस्या है तो इसमें कमेंट करिए, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।